इसके बाद इंटरव्यू की तैयारी के बारे में जरा सा बता देते हैं। देखिए, इंटरव्यू में वो कभी भी आपकी लीगल नॉलेज को चेक नहीं करते। अगर आप नहीं जानते कि आर्टिकल 14 में क्या लिखा है तो आप डिनाई कर सकते हैं स्पेसिफिकली कि आई डोंट नो सर, या आई फॉरगॉट, इस समय याद नहीं है मेरे। लेकिन आप इंटरव्यू में कभी भी इंटरव्यू बोर्ड को शुद्ध लैंग्वेज में कहें तो बहकाने का प्रयास न करें। आप ये ट्राई नहीं करेंगे कि ये है साहब, ऐसा है, ऐसा है, नो। आपको केवल वो बताना है जितना आप जानते हैं, क्योंकि वो आपकी ऑनेस्टी चेक करते हैं, ना कि आपकी एकेडमिक नॉलेज। एकेडमिक नॉलेज के लिए वो आपका एग्जाम ले चुके हैं, पेपर दे चुके हैं, आप मेंस में पास हो चुके हैं, तो उनको कोई डाउट नहीं है कि आपकी एकेडमिक एकेडमिक नॉलेज अच्छी है। उनको केवल आपकी पर्सनैलिटी चेक करनी है कि क्या आप ट्रू हैं लाइफ में, ऑनेस्ट हैं, डिटर्मिन्ड हैं, डिसिप्लिन्ड हैं। ये सारे ये सारे पॉइंट्स आपकी पर्सनैलिटी में चेक करने के बाद वो आपको मार्क्स अवार्ड करते हैं। इनमें अगर लैग करते हैं आप, तो स्वाभाविक है कि आप थोड़ा सा फिर प्रयास करेंगे उनको वल्फ करने का, थोड़ा सा प्रयास करेंगे अपनी इंटेलिजेंसिया को जाहिर करने का कि मैं सही हूँ, मैं बता रहा हूँ, मैं ठीक हूँ। उसको वो प्रॉपर वे में नहीं लेंगे, अप्रिशिएट नहीं करेंगे। वो केवल आपका डिटर्मिनेशन, आपकी ऑनेस्टी। ऑनेस्टी का मतलब ये नहीं है कि कोई करप्शन में मतलब ऑनेस्टी है। ऑनेस्टी आपके आंसर में भी होती है। अगर आप नहीं जानते तो ये ऑनेस्टी है, आप बताएं कि नहीं जानते हैं। अगर आप जानते हैं तो बताएं, जितना जानते हैं उतना बताएं, वो भी ऑनेस्टी है कि साहब एक पोर्शन जानता हूँ मैं, सेकंड पोर्शन नहीं जानता हूँ, सेकंड पोर्शन का मुझे आइडिया नहीं है। इसी तरह से अगर आप ये बताते हैं कि आप क्या कर रहे हैं प्रोफेशन में, तो निश्चित वो बताएं जो कर रहे हैं, क्योंकि अगर आपने उनको थोड़ा सा इधर उधर बताया तो उसमें आपको भटकाएंगे। सपोज आप कहें मैं वकालत कर रहा हूँ सर, तो वकालत कर रहे हैं तो आपको सीपीसी सीआरपीसी की जानकारी वास्तव में होनी चाहिए। फिर आप कहें कि मैं एलएलएम कर रहा हूँ तो फिर जूरिस्प्रूडेंस की तैयारी आपकी ठीक ठाक होनी चाहिए। अगर आप कहें कि साहब मैं तो केवल अभी स्टूडेंट हूँ, तैयारी कर रहा हूँ, यकीन जानिए कि आपसे फिर वो क्वेश्चन लॉ के बारे में तो कुछ पूछेंगे ही नहीं। हो सकता है आपकी फैमिली के बारे में पूछने लगे, आपकी हॉबीज के बारे में पूछने लगे, कुछ इंटरनेशनल इवेंट्स के बारे में पूछने लगे। अभी अभी गेम होके निपटे हैं, अभी कोई इंटरव्यू हो सकता है सारा गेम्स के बारे में पूछे आपसे, इंटरव्यू पूरा हो जाए। लेकिन जिस फील्ड को आप बताएंगे उसी फील्ड में फिर वो एंटर करेंगे। इसलिए कभी भी अपना फील्ड बताते समय, या रियल में जो आप कर रहे हैं, आप वकालत अगर कर रहे हैं उस समय प्रैक्टिस में है, तो निश्चित रूप से बताएं कि मैं प्रैक्टिस में हूँ, लेकिन सीपीसी सीआरपीसी की जानकारी तब आपको कंप्लीट होनी चाहिए। कंप्लीट से मतलब कंप्लीट तो कोई नहीं होता, लेकिन जो बेसिक नॉलेज है वो आपके पास होनी चाहिए। जैसे कि वो आपसे पूछ सकते हैं कि अगर आप कंप्लेंट फाइल करते हैं तब मजिस्ट्रेट कॉग्निजेंस पहले लेता है कि सेक्शन 200 के स्टेटमेंट पहले लिखता है। तो आंसर वकील साहब अगर जाते होंगे तो बताएंगे कि साहब वो कॉग्निजेंस पहले लेता है। कॉग्निजेंस लिए बगैर वो कुछ लिखना शुरू कर ही नहीं सकता। इसलिए कंप्लेंट केस में पहले कॉग्निजेंस लेता है। कॉग्निजेंस तो एक्चुअली वो सेक्शन 190 में ले चुका होता है, 190 में। और स्टेटमेंट ऑफ कंप्लेनेंट और हिज विटनेसेस वो सेक्शन 200 में लिखता है। इसलिए कॉग्निजेंस पहले ले चुका होता है। ऐसे ही वो पूछ सकता है कि बताइए कंप्लेंट आपकी खारिज हो गई तो क्या करेंगे, नहीं डालेंगे, उसी को रेस्टोर कराएंगे। अब रेस्टोरेशन की तो कोई व्यवस्था लॉ में है नहीं। इसलिए अगर वो वकालत कर रहे हैं तो जानना चाहिए कि मुझे नई कंप्लेंट फाइल करनी होगी, इफ इट इज विद इन टाइम। तो इस तरह से जो है इंटरव्यू की तैयारी होती है। अब आप अपनी क्वेरीज, अपनी कुछ उत्सुकताएं जो पूछ सकते हैं मेरे से।
Thank you so much for your modeling words, sir. They have truly, truly inspired us and motivated us. Now, I'd request to move to the other half of the session, which is the question and answer round. All the participants, you can raise your hands one by one and we'll unmute you, or you can post your questions in the chat box. क्वेश्चन पूछें। आप बच्चे कोई क्वेश्चन अपनी क्वेरी कर सकते हैं कंपटीशन की तैयारी के संबंध में। Yes, sir, we have a few participants raising their hands. यस बताएं। Gaurav, you can please unmute yourself and ask your question. Thank you, Samya. A very good evening, sir, and thank you for so much knowledge. So my question is that whenever we study, we come across a bunch of papers. For example, if we are studying Constitution, J.N. Pandey, it's a book of over 800 pages. So, sir, how to know that what is important for us in judicial aspect and what is not, what to leave and what to study? Oh, बहुत सुंदर. Nice. First, you go to only bare act of the Constitution. As I told you, read the Article 37, read the Article 21, 25, 26, 29, 32. First, go to articles only, barely, bare article. Divide it into parts. Parts means A, B, C, D. As I have mentioned earlier, Article 37 describes the 3 points A, B, C. So go to Article 25. This article describes the restriction first, public order, morality and health. Then describes the rights of freedom of express or faith or number third another. Then go to main judgments. Main judgments means Article 25 पे आपको judgments मिलेंगे. Main judgments are मोची कुरैशी केस ऑफ वर्सेस गुजरात स्टेट, जहां काउ स्लॉटर पर बैन किया था, इसको वैलिड माना गया कि दिस रेस्ट्रिक्शन कैन बी इम्पोज्ड सिंस द राइट्स इज नॉट एब्सोल्यूट. Already Article 25 says the subject to morality, subject to health, subject to public order. फिर go to Javed Ahmed versus State of Haryana, two-child policy. Then your answer is complete. Don't go for 4 or 5 cases. Only prepare 2 and 3 important cases for every question, for every chapter. Suppose Article 21, right to life and liberty. Start your questions by mentioning Article 21 first, what it says. Then go to A.K. Gopalan case. Then go to Menka Gandhi case. I think answer is sufficient up to this extent only. Suppose Article 12 states, define states. तो स्टेट्स को डिफाइन करने के लिए पहले 3 पॉइंट राइट डाउन. फर्स्ट 3 पॉइंट्स. नंबर 1 सेंट्रल गवर्नमेंट एंड पार्लियामेंट. नंबर 2 स्टेट गवर्नमेंट एंड लेजिस्लेचर. नंबर 3 इट्स इंस्ट्रूमेंटरीज मीन्स लोकल बॉडीज एज यूपीएससी टीआरसी, एज रेलवे बोर्ड, बिजली बोर्ड, एज यूनिवर्सिटीज. These 3 points. Then discuss the some judgments where some bodies were considered as state and some not, as BCCI, as NCRT, as trust board. इन सब का आपको केस मिलेंगे. तो 2 and 3 cases sufficient to discuss the word state. Yes, another question. Attendees, you can raise your hands and post the questions in the chat box. Yeah, Rakesh sir, we are waiting to your questions.
Good evening, sir. Yes, please. Sir, sometimes I find difficulty in retaining the case laws. For example, if I've learned a particular case law in first semester, then how to make sure that I remember that particular case for the entire 5 years or till I give the exams? हम तो एक गांव की कहावत से आपको बता सकते हैं कि जब आप गन्ना की बुआई करते हैं तो गन्ना की बुआई के बाद स्टेप्स होते हैं खुदाई और पानी, डोंट एंड इट। इसी तरह से जब आप एक बार पढ़ लेते हैं तो रिवाइज इट अगेन, रिवाइज इट अगेन, रिवाइज इट अगेन बाय राइटिंग, बाय राइटिंग, बाय राइटिंग। If you write the rulings 3 times at least, then you will be happy to know that it is perpetual in your mind. Write 3 times at least, तब नहीं भूलेंगे आप। लिखेगा 3 बार। जैसे कि कॉन्स्टिट्यूशन की किताब हमने ली सामने रख दी, लेकिन हम टेबल पे लिखना शुरू किया हमने कि आर्टिकल 14 में हमने कितनी रूलिंग्स पढ़ी है, तो केवल वो रूलिंग लिखनी है आपको, किताब नहीं खोलनी है। जब भूल जाएं, जब किताब एक बार खोल ली। फिर आर्टिकल 15 पर पहुंच गए, 15 के पहले इंग्रेडिएंट्स लिखने हैं, फिर आपको अमेंडमेंट्स लिखने हैं, फिर रूलिंग्स लिखनी है। जहां भूल जाए वहां किताब खोलकर देख ली। इसी तरह से आर्टिकल 16 आपने उठाया, आर्टिकल 16(1) लिखा पहले आपने, उसमें क्या क्या है, रिलीजन, रेस, कास्ट, प्लेस ऑफ बर्थ, डिसेंट, प्लेस ऑफ रेजिडेंस, ये सारे वर्ड्स लिखे। उसके बाद आपने फिर इनके जो प्रोविजो हैं वो लिखने शुरू किए। उसके प्रोविजो के बाद फिर अमेंडमेंट से कौन सी आर्टिकल नए नए बनते गए, 4A, 4B, 4C, वो लिखा। किताब नहीं खोलनी है, किताब बंद रखनी है, जहां भूल जाए वहां खोल कर देखनी है। उसके बाद आपको जो मेन रूलिंग्स हैं, इसमें मेन रूलिंग्स आपके कुछ तो ध्यान होगी हमारे ख्याल से कि आर्टिकल 16 में कौन सी रूलिंग्स है। मंडल कमीशन लागू होने के बाद एक रूलिंग आई थी, मंडल कमीशन के बाद। इसके बाद एम नागराज वाली रूलिंग आई, फेमस। ये 2 रूलिंग तो आप लिख ही सकते हैं, इसको तो याद करने में कोई प्रॉब्लम 2 को तो नहीं होगी। मेन को बहुत अंदर बहुत केसेस लॉ लिखने की जरूरत नहीं है, ना पढ़ने की जरूरत है। जो केवल पॉलिसी इफेक्ट करने वाले केसेस लॉ हैं, केवल उन्हीं को आप पढ़ें। और उनको स्वाभाविक है टीचर उतना शायद ना बता पाए हो कोर्स के समय, लेकिन जो आपको गाइड करेंगे कंपटीशन की, वो तो आपको बताएंगे ही कि कौन से केस लॉ आपको पढ़ने हैं और कौन से पर आपको अपना टाइम खराब नहीं करना है। तो अगर आप कभी हमारे से गाइडेंस मांगेंगे तो हम बताएंगे कि कॉन्स्टिट्यूशन में कौन से केस लॉ हैं, तो केवल 50 केस लॉ हम आपके तैयार कराएंगे, बाकी को पढ़ने की जरूरत नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट कोई बच्चा। Okay, sir. So up next, and very probably the very last question for the session, we have a question from the chat box, which is by Niharika Gupta ma'am, which is how to divide time hour during preparation for various subjects. Like how can we divide time between various subjects during preparation? इक्वल सब्सटेंटिव लॉ के लिए थोड़ा सा 15 मिनट डेली एक्स्ट्रा, क्योंकि उसका सिलेबस ज्यादा है। सीपीसी सीआरपीसी एविडेंस के लिए उतना ही टाइम जितना आपने उनको बांटा है, 2 घंटे 2 घंटे, 4 आवर्स हो गए। थर्ड के लिए 4 आवर्स, बिल्कुल ना छोड़िएगा। थर्ड में आपके 6 आवर्स हो गए, क्योंकि आपको 12 घंटे की स्टडी करनी है। बाकी 6 आवर आपको ट्रांसलेशन, ऐसे राइटिंग और जीके के लिए देने हैं। इनको भी 6 आवर्स ही देने हैं, क्योंकि लो तो आप अभी भी पढ़ चुके हैं, टीचर ने भी आपको पढ़ाया है, आपने एग्जाम भी दिया है, कंपटीशन भी क्वालिफाई किया है। जो बच्चे इन 3 पेपर में, जो लास्ट के 2 पेपर में इनमें ज़्यादा मार्क्स लाएंगे, वो श्योर क्वालिफाई करेंगे। इसलिए ट्रांसलेशन, ऐसे राइटिंग और जीके, इसके लिए भी आप फुल टाइम दो, उतना ही दो जितना लो के पेपर के लिए दिया है। कुछ बच्चे इनकार करते हैं कि ऐसा नहीं करना चाहिए, लेकिन मेरी राय है, जो मेरा एक्सपीरियंस है उसके अनुसार इन दोनों पेपर को भी आपको 2 आवर्स देने हैं। अगर लोग फर्स्ट को 2 आवर्स दे रहे हैं, और अगर आपकी स्टडी कुछ ज़्यादा एक्स्ट्रा है, तब आप लो फर्स्ट को और लो सेकंड को ज़्यादा समय दे सकते हैं। थर्ड में आईपीसी अगर तैयार हो जाए तो बहुत ज़्यादा समय देने की जरूरत है नहीं।
Thank you, sir. Another question that we have in the chat box is, can we opt English language in mains and Hindi language in the interview? इंटरव्यू में लैंग्वेज तो वो शुरुआत ही आपसे हिंदी में करेंगे। अगर आप इंग्लिश में बोलना चाहें तब इंग्लिश में आएंगे, वो कभी भी इंग्लिश में स्टार्ट नहीं करते, नेवर। इंटरव्यू बोर्ड हिंदी में स्टार्ट करेंगे। आपको लैंग्वेज चेंज करने की जरूरत नहीं है, बोलना तो आपको हिंदी में है, लेकिन वर्ड्स, आप लोगों के जो वर्ड्स हैं उन सब का इंग्लिश में यूज कर सकते हैं। आपको रेस जुडिकेटा की हिंदी बताने की जरूरत नहीं है इंटरव्यू में। इंटरव्यू में आप रेस जुडिकेटा ही बताएं अगर वो उसके इंग्रेडिएंट्स पूछ रहे हैं तो। सपोज पूछेंगे नहीं, इतना बड़ा क्वेश्चन कभी इंटरव्यू में नहीं पूछते वो ज़्यादा आपसे ये पूछ सकते हैं कि कंप्लेंट अगर खारिज हो गई ऑर्डर 7 रूल 11 में, तो रेस जुडिकेटा अप्लाई करेगा कि नहीं करेगा। इससे ज़्यादा नहीं बढ़ेंगे। आप रेस जुडिकेटा वर्ड ही यूज करें उनका जवाब देने के लिए। अप्लाई करेगा नहीं करेगा तो अप्लाई वर्ड भी बोल दें आप, नहीं करेगा ये भी बोल दें, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है लैंग्वेज की। अगर वो इंग्लिश में आपसे क्वेश्चन पुट करते हैं तब भी, अगर जो बच्चे इंग्लिश में जो है बहुत क्लियर नहीं है, इंग्लिश लैंग्वेज बोलना, समझना और लिखना तीनों अलग अलग चीज़ें हैं। कुछ बच्चे एक्सपर्ट होते हैं इंग्लिश लैंग्वेज लिखने में, समझने में, लेकिन बोलने में दिक्कत है, तो उनको इंग्लिश में फिर बोलने, उनका क्वेश्चन इंग्लिश में पूछने के बावजूद, हालांकि वो पूछेंगे नहीं, जब तक आप इंग्लिश में अपने आप को जाहिर नहीं करोगे कि वी आर इजी इन इंग्लिश, तब तक वो नहीं पूछेंगे इंग्लिश में क्वेश्चन। हाँ, कभी कोई पूछ भी ले तो अगर आपकी अच्छी इंग्लिश है तो वो, नहीं है तो आप हिंदी में आंसर दें। Thank you, sir. Another question that we have is, how can we learn sections? As if we start to learn serial wise, it is very difficult for us to learn. So how can we deal with this? नो प्रॉब्लम। जैसे कि हम बच्चों को बताते हैं सेक्शन 2 to 4, 2 to 5 से शुरू करें अगर, तो सेशन जज के सामने जब मैटर जाता है तो केस ओपन करता है एक सरकारी वकील, बहुत आसान, पहला स्टेप हो गया। 2 to 6 में जज सुनता है मुलजिम को भी, प्रोसिक्यूशन को भी, फाइल, और फाइल को देखने के बाद अगर वो मानता है कि चार्ज लाख कोई मामला नहीं बनता तो डिस्चार्ज का ऑर्डर पास करता है 2 to 7 में, थर्ड स्टेप। 2 to 8 में चार्ज फ्रेम करता है, फोर्थ स्टेप। 2 to 9 में वो एडमिशन अगर करता है, प्ली ऑफ गिल्ट करता है तो उसको कन्विक्ट कर देता है, सजा दे देता है। अगर ऐसा नहीं करता तो 230 में डेट फिक्स फॉर प्रोसिक्यूशन एविडेंस करता है। 231 में एविडेंस रिकॉर्ड करता है। एविडेंस रिकॉर्ड करने के बाद अगर ये पाया जाए कि मामला नहीं बनता तब उसको एक्विटल करता है 232 में। और अगर ये मानता है कि एक्विटल का मामला नहीं बनता तब उसको कहता है एंटर योर डिफेंस, अपना डिफेंस दो 233 में। 234 में बहस सुनता है, 235 में जजमेंट, एक्विटल और कन्विक्शन। तो बड़ा इजी है, अगर आप एक तरफ से याद कर, स्टेप्स याद होंगे, आपके स्टेप्स याद होंगे तो एक के बाद एक आप आगे बढ़ेंगे। कभी कभी स्टेप्स से तैयार करना जरूरी नहीं होता, कभी आंसर जैसे अवतार सिंह साहब लिखते थे तो कभी भी कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के सेक्शंस एक लाइन से नहीं लिख के समझाते थे बच्चों को, बल्कि आंसर के नेचर के अनुसार बताते थे, क्वेश्चन की जो नेचर है। ऐसे ही क्वेश्चन की नेचर अगर ये है कि डिस्क्राइब द प्रोसीजर ऑफ सेशन ट्रायल, देन यू स्टार्ट फ्रॉम सेक्शन 2 to 5 अप टू सेक्शन 237 तक जाना है, क्रम वाइज जाना है। हम आपसे बताएं, हम आप उल्टा ले लीजिएगा। सपोज 237 में वो तय करता है कि पुराना कन्विक्शन कोई है कि नहीं, सब्सटेंटिव कन्विक्शन है तो उसको डील करता है। 235 में जजमेंट डिलीवर करता है एक्विटल और कन्विक्शन का। 234 में आर्गुमेंट सुनता है। 233 में एविडेंस का मौका देता है मुलजिम को। 232 में एक्विटल कर देता है अगर कोई चार्ज नहीं बनता पाता। 231 में एविडेंस रिकॉर्ड करता है। 230 में डेट फिक्स करता है एविडेंस के लिए। 229 में कन्विक्शन ऑन प्ली ऑफ गिल्ट करता है। 228 में चार्ज फ्रेम करता है। 227 में डिस्चार्ज करता है। 226 में केस ओपन होता है, सुनता है मुलजिम को, प्रोसिक्यूशन को, फाइल देखता है। तो आप चाहे जिस तरह से सुन लें, इसी तरह से आप तो चूंकि यंग है, आप में स्टेमिना ज़्यादा है, आप भी सुना सकते हैं कि कहाँ से सुने, कहाँ से शुरुआत करें। तो अगर वो क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि डिस्क्राइब द प्रोसीजर ऑफ सेशन ट्रायल, तब इसमें एंटर करना है
अगर वो पूछ रहा है कि सेशन ट्रायल और मजिस्ट्रेट ट्रायल में क्या डिफरेंस है, तब आपको स्टेप्स बताने की जरूरत नहीं है। तब आपको सेशन ट्रायल और मजिस्ट्रेट ट्रायल में डिफरेंस लिखना है। वो डिफरेंस की शुरुआत स्टार्टिंग से हो जाती है। जहां सेशन जज पहली बार में केस ओपन करता है, केस की फाइल देखता है, वहां मजिस्ट्रेट की पावर बेचारे की बहुत छोटी सी है। वो फर्स्ट स्टेप में केवल ये देखता है कि क्या मुलजिम को कॉपी चुकी है, सेक्शन 207 के तहत जो कॉपी दी जाती है पुलिस डॉक्यूमेंट्स की, वो केवल इतना चेक करता है। अगर कॉपी मिल गई हो तो आगे बढ़ेगा। सेशन जज को ये नहीं देखना कॉपी मिली कि नहीं मिली, क्योंकि ये काम मजिस्ट्रेट कर चुका होता है। इसलिए स्टार्टिंग का कोई डिफरेंस का यह है कि मजिस्ट्रेट चेक द सप्लाई ऑफ कॉपीज इन फर्स्ट स्टेप, और सेशन जज चेक्स द डॉक्यूमेंट्स एंड हियर्स द अक्यूज्ड एंड हियर द प्रोसिक्यूशन। मतलब ही ओपन्स द केस, allegation is that A murdered the B. What is the evidence? How will you prove? He asked the prosecution, how will you prove your case? जबकि मजिस्ट्रेट केवल छोटा सा काम करता है, वो देखता है कि सप्लाई हो चुकी क्या कॉपी नहीं हो चुकी। तो पहला डिफरेंस। दूसरा डिफरेंस एक्विटल को। सेशन जज 232 में एक एक्विटल करता है आफ्टर रिकॉर्डिंग ऑफ एविडेंस, लेकिन मजिस्ट्रेट को रिकॉर्डिंग ऑफ एविडेंस के बाद एक्विटल की पावर नहीं है। वो आर्गुमेंट के बाद ही करेगा फाइनली, एक ही बार, आइदर कन्विक्शन और एक्विटल। तो ये सेकंड डिफरेंस है। उसको कम पावर दी गई है, चूंकि मजिस्ट्रेट को सेशन जज को ज्यादा दी गई है, तो ट्रायल के बीच में भी किसी का एक्विटल कर सकता है, लेकिन मजिस्ट्रेट ट्रायल के बीच में एक्विटल नहीं कर सकता। हालांकि डिस्चार्ज दोनों कर सकता है, मजिस्ट्रेट भी कर सकता है और सेशन जज भी कर सकता है। प्ली ऑफ गिल्ट पर दोनों सजा कर सकते हैं, ये दोनों कॉमन है। ऐसे फिर पनिशमेंट है। मजिस्ट्रेट को पावर पनिशमेंट की बहुत कम है, मैक्सिमम 7 ईयर्स है, जबकि सेशन जज को अप टू डेथ सेंटेंस है, सब्जेक्ट टू कंफर्मेशन ऑफ हाई कोर्ट अंडर सेक्शन 366 ऑफ सीसी। इस तरह से डिफरेंस लिखने हैं, फिर स्टेप्स नहीं लिखने हैं। तो क्वेश्चन के नेचर के ऊपर निर्भर करता है कि स्टेप्स वाइज हम चलें आगे, सेक्शन बाय सेक्शन, या हम किसी और तरीके से अपनी बात कहें। वो तो नेचर ऑफ क्वेश्चन डिपेंड करेगा, और आपका तजुर्बा, आपको फिर आपकी टीचिंग्स, किस तरह से आपको टीच किया गया है कि किस तरह से आंसर लिखना है, फिर आपका इंटेलिजेंस क्या जो भी अप्लाई करें आप। लेकिन ये जरूरी नहीं है कि आप स्टेप बाय स्टेप चलें, कभी कभी जरूरी भी है। वारंट ट्रायल का अगर वो पूछ रहा है तो वारंट ट्रायल में 238 से शुरू करके आपको 251 तक जाना है उसी तरह से। फिर समन ट्रायल और समरी ट्रायल का क्या क्या है, वही स्टेज वाइज आपको बताना है, क्योंकि ये स्टेज वाइज चलता है। लेकिन एविडेंस एक्ट को स्टेज वाइज बताने की जरूरत नहीं है। सपोज वो रिलेवेंसी ऑफ एविडेंस पूछ रहा है कि डिस्कस ए शॉर्ट नोट या राइट ए शॉर्ट नोट और रिलेवेंसी ऑफ एविडेंस, तब आपको क्रम वाइज सेक्शन बताने की जरूरत नहीं है। आप लिख सकते हैं कि कौन कौन सी एविडेंस रिलेवेंट होती है। आप उसमें पहले मेडिकल एविडेंस को भी लिख सकते हैं, आप उसमें ओपिनियन को भी लिख सकते हैं, पहले आप रेस्ट गेस्ट्री को भी लिख सकते हैं। यहाँ कोई मैंडेटरी नहीं होगा, और इसका सा कोई मतलब वो डिस्टर्ब फील नहीं करेगा एग्जामिनर अपने आप को। लेकिन अगर आप शुरुआत से लिख रहे हैं तो बहुत बेटर, पहले रेस्ट गेस्ट्री लिखिए, सेक्शन 6, 7, 8, फिर आप जो है उसका आइडेंटिफिकेशन प्रेट सेक्शन 9, फिर सेक्शन 7, 8 बीच में रह गए ओकेजन वगैरह, और मोटिव और ऑब्जेक्ट और आफ्टर और बिफोर कंडक्ट। इस तरह से चलेंगे तो भी बेटर है। नेक्स्ट। Thank you so much, sir. The very last question that we have for this evening is, the syllabus of GK is vast. So, sir, how can we understand which portion is important and which is to be left? यस, जीके का सिलेबस तो लॉ के लिए तो बहुत आसान है, एग्जीक्यूटिव के लिए तो नहीं हम कर सकते उसको लिमिट। लॉ के लिए बहुत आसान, बहुत लिमिट कर सकते हैं हम अपना टाइम भी सेव कर सकते हैं। जैसे कि हम लक्ष्मी योजना लें या जनधन योजना लें। जनधन योजना है सपोज, तो उसके जितने 3 पॉइंट्स हैं, नंबर 1 ये गवर्नमेंट किसकी है, पहला पॉइंट ये लिखें, सेंट्रल गवर्नमेंट की है कि स्टेट गवर्नमेंट की है, बस इतना। सेकंड में लिखें कि वो किसको लागू है, एप्लीकेबल टू होम, यानी कि गरीब को है, सबको है। किसान को जैसे 6,000 रुपये मिलते हैं तो सबको नहीं मिलते, किनको मिलते हैं। उज्ज्वला योजना में गैस सिलेंडर किस लेवल के इंसान को मिलता है,
और जनधन योजना के खाते हैं तो वो किसके लिए खोले गए हैं, उनके क्या, उसमें पॉइंट्स बना ले 1 2 3। किताब जब आपके सामने कोई हो इस तरह की तो उसमें से निकाल के पॉइंट्स बनाए, क्या क्या है, किस पर लागू है। जैसे कि सिविल सर्विस में आता है ABCD E तक दे देते हैं, वो फिर पूछते हैं इनमें से कौन सी 3 4 पे लागू होती है। कभी भी वो एक क्वेश्चन नहीं पूछते। सपोज उन्होंने PV संधू पर कोई क्वेश्चन पूछना है तो सिविल सर्विस में वो ये पूछेंगे PV संधू ने मेडल तो जीता, ये तो ठीक है, डिफीट किसको किया, सेकंड क्वेश्चन हो गया। फिर इसका मेडल कौन सा था, ये कंजिक्यूटिव था या बीच में गैप था। अब वो पूछेंगे इनमें से कौन सी बातें सही है। तो इसी तरह से जितने पॉइंट हैं कि उसने सिल्वर जीता या जौन सा जीता, जो बच्चा जानता है, इसको डिफीट किया, उसका नाम, ये भी सही है अगर उन्होंने नाम दे रखा है तो। थर्ड कि ये उसने कंजिक्यूटिवली दूसरे में जीता है, पहले वर्ल्ड कप में भी जीता था, इससे पहले जो हुआ था। इसी तरह से हर पॉइंट के जितने भी हमारे योजनाएं हैं, जितने हमारे अमेंडमेंट्स हैं, सपोज उन्होंने रेरा बनाया तो रेरा किस डेट से लागू हुआ, इसका ऑब्जेक्ट क्या है और इसका कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, रेरा में कौन होंगे, एक अध्यक्ष होगा, 2 मेंबर होंगे। ऑब्जेक्ट यह है कि जो अलॉटीज हैं उनको समय पे पोजीशन मिले, जितना एरिया बताया गया है उतना एरिया उनको मिले, कम ना मिले, रेट में कोई बढ़ोतरी ना हो और इंफ्रास्ट्रक्चर वही प्रोमिस किया गया है। तो ये जो 3 पॉइंट उन तीनों छांटने तो होंगे। जब आपके सामने टॉपिक है, मान लिया रेरा आपके सामने है किताब, तो उसमें से कुछ पॉइंट को निकालने होंगे और वो 1 2 3 4 5 ऐसे होने चाहिए। सपोज वो एक कोड आया था बैंक कोड आया था 2018 में शायद आया है, तो बैंक कोड के जो मेन पॉइंट्स हैं वो निकालने होंगे। पूरा पढ़ने के बाद पॉइंट्स निकालने होंगे, फिर आगे रिवीजन केवल पॉइंट्स का करें, किताब की जरूरत पड़ती नहीं है। ऐसे जितने भी अमेंडमेंट हो रहे हैं, कॉन्स्टिट्यूशन में GST का अमेंडमेंट हुआ है मान लिया, तो GST में सेक्शन 279 तो मेन बना, 879 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ GST, ये तो मेन हो गया कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ GST। कौन कौन इसमें होंगे, बाकी जो कंसिक्वेंशनल अमेंडमेंट हुए छोटा छोटा उनमें लिखना चाहिए, जिससे डिवीजन ऑफ रेवेन्यू हुआ बिटवीन स्टेट और सेंटर। ये पॉइंट्स बनते हैं 1 2 3 4 भी बन जाते हैं, किसी में 5 भी बन जाते हैं, आगे नहीं जाते, उसी को रिवाइज करो, है इसका तरीका। Thank you much, sir. It's very true that with your able guidance, we have moved ahead of our path to preparation. Really, thank you for this, sir. Now, I'd request respected Nilab Krishna sir to share with us few encouraging words. Sir is the founder at Vidhishastra Judicial Classes and co-founder at Legal Sapiens. Sir pursued BLLB honors from Ram Manohar Lohia National University. Sir, you may please. Hello students, I wish you all the best, and I think this session was quite useful for you all, and sir graciously accepted my request to address people. I will be doing more of these sessions, and for further information, for further from sir, you can just jot down my number. Please write 857 400 4402 and 9198 997 997. Any further queries, or should we, are we done? And it's getting late too, I think, your evening snacks. So we'll be meeting very soon. Thank you so much for your encouraging words, sir. With this, we move towards the end of the session. It was a very fruitful lot of takeaways. On behalf of the
family, I would like to thank our respected head and dean, Professor C.P. Singh sir, for permitting the committee to organize such a wonderful session, and a very big heartfelt gratitude to a respected guest speaker and special guest who spared valuable time from their busiest schedule in order to grace this event. I would also sincere thanks to our respected co-convener ma'ams and all the members of LUMA for acting as a supporting pillar for us. Last but I would like to congratulate all the attendees for making this session a great success. Your constant motivation is extremely valuable and it encourages us to keep bringing such events in future. Thank you so much. No.